गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज का ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज तो एक बार दिल दहला देने वाला था, लेकिन जिस हिसाब से करीब 160 पॉइंट। ऑल राइट, चलिए निकुंज, हम 1 मिनट में आते हैं आपके साथ ऑडियो। ओके, सो निकुंज, मैं ये कह रहा था कि ग्लोबल क्यूज तो एक बार को दिल दहलाने वाले थे। यूएस जिस हिसाब से 4-5%, यूरोप सब गिर गए, लेकिन शायद इंडियन ट्रेडर को ये इस बात से थोड़ी दिलासा मिलेगी कि डाउ फ्यूचर्स काफ़ी स्मार्टली रिकवर कर गए हैं, हरे में आ गए हैं, और एसजीएक्स निफ्टी भी 160 पॉइंट रिकवर कर गया है। आप कैसे रीड कर रहे हैं सुबह के क्यूज़ को? अजय, देखिए, एक समय आता है जब मार्केट ग्लोबल क्यूज़ पे चलते हैं, एक समय आता है जब मार्केट ग्लोबल क्यूज़ को देखते हैं मगर केवल ग्लोबल क्यूज़ और ग्लोबल मार्केट्स मूवमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। आई थिंक हम उस फेज़ में जा रहे हैं जहाँ ग्लोबल क्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, मगर ग्लोबल क्यूज़ एक 100% ट्रेंड डिसाइडर नहीं है। देखिए, नैस्डैक में जिस प्रकार की गिरावट आई है, नैस्डैक एक बेयर मार्केट में है। हिंदुस्तान के इंडेक्स की हम बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी बेयर मार्केट के आसपास भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है, इसको हम माने ना माने, काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस है। इस समय नैस्डैक में जो कंपनियां गिरी हैं वो फैंग के स्टॉक्स हैं, जो कि ओवर ओन्ड हैं, जो एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता था। पहले नेटफ्लिक्स के नतीजे खराब आए, नेटफ्लिक्स गिर गया। गूगल स्ट्रोक अल्फ़ाबेट के नतीजे कल रात को खराब आए, वह गिर गया। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकी शेयर बाज़ार के अंदर पहले टेक इंटरनेट कंपनीज में सेल ऑफ हुआ, फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म स्ट्रोक बड़ी कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं उनके अंदर सेल ऑफ हो रहा है और एडजस्टमेंट हो रहा है। तो यूएस मार्केट में इस समय अच्छी खासी मंदी दिख रही है। अच्छी खबर यह है कि वो जो मंदी है हैज़ सो फार नॉट ट्रांसलेटेड इनटू ए रियल बिग फॉल ना। वो अच्छी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अगर ये मंदी बरकरार रहेगी तो हम कितने दिन तक इस बात ग्लोबल सेंटिमेंट को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कुछ हद तक आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर लंबे हद तक नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज अच्छी खबर है, हमारी स्क्रीन पर एसजीएक्स 170 पॉइंट ऊपर रिकवर कर चुका है। तो भारतीय शेयर बाज़ार गिरे हैं मगर कम गिरेंगे, मगर प्रश्न ये है कि कितने दिनों तक आप इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हेडलाइन देखिए अजय, ये है कि नैस्डैक बेयर मार्केट में है। ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। तो यहाँ पर ये व्यू सिर्फ आईटी स्टॉक्स के लिए रहेगा, या फिर आपको लगता है कि जैसे एक कोरिलेशन आपने भी बोला यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में, कल भी हम देख रहे थे कि अगर आप देखें तो रिलायंस में आपको लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17,000 पे जिस तरह से पुट सेलिंग है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ दिखाई दे रहा है। सो व्हाट शुड बी पिक, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन से सेक्टर्स या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है जिसमें अपनी बाइंग इंटरेस्ट या बाइंग पोजिशन रख सकते हैं? देखिए, एक बड़ी गलती ये नहीं करनी चाहिए कि नैस्डैक नीचे है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स नीचे जाएंगे। इंडियन आईटी स्टॉक्स को आप 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चंक है वह आईटी सर्विसेज का। आईटी सर्विसेज कंपनीज जो हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, उनको नैस्डैक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके बिजनेस मॉडल्स अलग हैं और उनके अंदर कोई कंपैरेटिव स्टॉक है ही नहीं। कुछ हद तक एक्सेंचर है, उसके अलावा कोई बड़े ग्लोबल एक्सेंचर और कॉग्निजेंट है, और उसके अलावा कोई बहुत बड़े कंपैरेटिव कंपनीज नहीं है। तो जस्ट बिकॉज नैस्डैक इज़ डाउन उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में आईटी स्टॉक्स गिरेंगे। सेकंड एक ग्रुप है इंडिया के अंदर जो है कि कंज्यूमर टेक कंपनीज, जो हाल ही में पब्लिक गई हैं, जिसके अंदर पेटीएम है, नायका है, पॉलिसी बाजार है। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी अफरा तफरी रह सकती है, थोड़ी अफरा तफरी रहेगी, बिकॉज ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, और क्योंकि कंज्यूमर टेक का पी कंप्रेशन कम हो रहा है, जाहिर है उन कंपनीज पे भी असर पड़ेगा। तो रिलायंस पे तो प्रियंका ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, रिलायंस ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। तो रिलायंस में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जीआरएम एक्सपेंशन से बेनिफिट होता है, और जीआरएम्स एक्सपैंड हो रहे हैं। अगर जीआरएम $1 ऊपर जाता है तो रिलायंस की जो ईपीएस है वह करीब करीब 4% ऊपर जाती है। दैट इज़ द डेल्टा इम्पैक्ट। और जीआरएम इस समय हम जैसे हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, अजय मुझे करेक्ट करिएगा, जीआरएम छप्पर फाड़ के ऊपर जा चुका है लिटरली। ये कई दिनों से मैं टर्म सोच रहा था कि रिलायंस के जीआरएम्स की बात करूं, मगर $8 से $9 जब जीआरएम ऊपर जाता है तो छप्पर फाड़ के जीआरएम ऊपर जा चुका है। तो ये जो क्वार्टर आएगा रिलायंस का, वह जीआरएम्स की वजह से
छप्पर फाड़ के आएगा। बिल्कुल निकुंज, ये बात आपने सही कही। इनफैक्ट आप, मुझे याद है कि इस कुछ 1-1.5 महीने पहले भी जब $10 क्रॉस किया था जीआरएम, तो आपने हाईलाइट किया था, उसके बाद सॉफिन हो गया 10-11, लेकिन लास्ट 3-4 हफ्तों से वापस एक स्पाइक आया और उसने रिलायंस को ही नहीं, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, पूरे रिफाइनिंग स्पेस को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर दिया। तो अर्निंग्स में ये कैप्चर होगा। रिफाइनिंग स्पेस पर नजर है ही और इसका इम्पैक्ट भी लगातार हम आपको बता ही रहे हैं। इम्पैक्ट अब दिख रहा है, लेकिन पहले से इस पर हमारा फोकस है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। इस बीच अर्निंग सीजन लगातार फोकस में है और कल एनबीएफसीज के नंबर्स आते हुए दिखे, बजाज फाइनेंस अनुमान से भी अच्छे नतीजे आते हुए देखे हमने, एयू स्मॉल फाइनेंस भी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। आज बजाज ऑटो, एचयूएल पर फोकस है। अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस के नतीजे तो अच्छे हैं, मगर प्रश्न यह है कि भाई आप शेयर बाज़ार के अंदर, रुद्रा जी फोकस, जो मैं बात बोलने वाला हूँ, शेयर बाज़ार के अंदर हम सोने को डायमंड के प्राइस पे नहीं ट्रेड कर सकता है। तो बजाज फाइनेंस 11 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है, और 11 टाइम प्राइस टू बुक पर अगर आप बजाज फाइनेंस में निवेश करेंगे, ग्रोथ है, सब बढ़िया चीज़ें हैं, मगर क्या फ्यूचर रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? मेरा वही मानना है। थोड़े समय तक बजाज फाइनेंस आउट परफॉर्म देखिए ज़रूर करेगा, बिकॉज इस समय बहुत कम कंपनीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, एनबीएफसीज के अंदर, जो आपको इस लार्ज बेस पर इतनी कंफर्टेबल ग्रोथ देती हैं और इतनी स्पष्टता से ग्रोथ देती हैं। तो प्रीमियम पे बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है, हो सकता है नहीं भी गिरे, मगर 7,500 के प्राइस पर बजाज फाइनेंस में निवेश करके क्या आप एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है? मुझे इस लेवल से नहीं लगता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं सिंपली वैल्यूएशंस देख करके ये शायद राय बना रहा हूँ। कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। जो डार्क हॉर्स मेरे लिए रहेगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स फार्मा रहेगा। देखिए, हम पहले भी इसकी बात कर रहे थे, फार्मा के नतीजे आने वाले हैं। अभी तक एक अच्छी खबर ये है कि चाइना के अंदर कोविड काफ़ी है, मगर हिंदुस्तान के अंदर कोविड नहीं आया है, फिंगर्स क्रॉस नहीं आए। तो जब फार्मा सेक्टर के अंदर जो यूएस एफडीए की जो चक्र था वो रुक चुका था, कोविड की वजह से इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे थे, कोविड की वजह से एफडीए की प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे लगता है कि वो जो चक्र है उल्टा घूम रहा है। सो द थीम टू वॉच आउट फॉर विल बी यूएस बेस्ड जेनेरिक कंपनीज, जैसे सन फार्मा हो गई, ऑरबिंदो फार्मा हो गई, और उन कंपनियों पर नज़र रखिए जिनका एपीआई में प्रेजेंस है, या उन कंपनियों में नज़र रखिए जहाँ पे एफडी ऑडिट होने वाली है या हो सकती है। एक छोटा सा थीम है, मगर इस थीम पे ज़रूर नज़र रखिए। बड़े शेयर में रिलायंस में नज़र रखिए। आई विल नॉट बी सरप्राइज बजाज फाइनेंस के नतीजे के बाद इट कुड बी ए केस ऑन बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। और आखिरी सवाल मैं राहुल से पूछता हूँ। राहुल, मैं देख रहा था आप कुछ बहुत फोकस कर रहे हो आज, बहुत ही फोकस, या तो चार्ट देख रहे हो या फिर फेसबुक पेज पर हो, कुछ आप कर रहे हो लैपटॉप पे, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो, पर दिख रहा है मुझे यहाँ से। जी बिल्कुल निकुंज सर, और अपने क्लाइंट्स और अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ कि भाई ऐसे मार्केट में आप ऐसे घबराएं नहीं, जो भी पोजीशंस हैं उसको हम स्ट्रांगली होल्ड करेंगे और जिस तरीके से मार्केट अब चाल दिखा रहा है उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। बट डेफिनेटली जैसा मैंने ओपनिंग में बोला था निकुंज सर कि अपने ट्रेड्स को लिमिटेड रखें, मंदी नहीं लगती है। मैं वही बात कह रहा हूँ राहुल, रुद्रा जी, अजय, की मार्केट में नैस्डैक को देख करके व्यू मत बनाए। जी जी, मंदी नहीं लगती है ना। निकुंज, जाने से पहले एक क्विक व्यू आपका मैं जानना चाहूंगा। एलआईसी का आईपीओ भी फाइनली टेबल पे है, क्या कुछ सप्लाई इशू हो सकता है, कैसे देखना चाहिए इसको? हालांकि हमने 9:45 पे एक स्पेशल डिस्कशन लगाया हुआ है, आपकी चैट भी है 3 बड़े दिग्गज से, और बड़े बड़े स्मार्ट वॉइसेस हम लेके आएंगे, लेकिन इम्पैक्ट ऑन मार्केट स्टैंड पॉइंट से कुछ आपका व्यू? हम अभी जब ईटी नाउ पे आयशा और आवान के साथ चैट कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे एक शब्द बताइए जो एलआईसी आईपीओ को कैप्चर करता है, लार्ज, बिग, मैमथ, तो कौन सा शब्द होना चाहिए आपके हिसाब से अजय? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि बड़ा इशू तो है, बड़ा तो बहुत छोटा वर्ड है भैया, और कोई बड़ा वर्ड बताइए। मैमथ वर्ड, हिंदी के पंडित हैं। मैमथ होना चाहिए, विशाल का है। आई थिंक विशाल राइट वर्ड है, विशाल ही है अजय। अगर एक इशू
जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इशू है, जो 2021 के अंदर जितना भी पैसा आईपीओ मार्केट में मोबिलाइज हुआ था, एलआईसी का सिंगल इशू करीब 25% उसके बराबर है। तो अब देखिए कितना बड़ा इशू है। और एलआईसी एक ब्रांड है, सब जानते हैं, सब इसको समझते हैं। हिंदुस्तान में हम 100 रुपया अगर सेव करते हैं तो उसका 10% डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलआईसी में जाता है। तो ये ब्रांड का इतना बड़ा पुल है, तो इशू तो साफ देखिए निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इशू इस समय लिक्विडिटी क्रंच बहुत बड़ा क्रिएट करेगा, बिकॉज एक नए प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स अजय मुझे लगता आएंगे, पेंशन फंड्स, सॉवरेन फंड्स। तो एलआईसी का इशू तो निकल जाएगा, मगर क्या एलआईसी के इशू के अंदर आपको एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है अजय? इस चर्चा को किसी और दिन करेंगे, क्योंकि एलआईसी का इशू आने वाला है। मैं मूल्यांकन पे थोड़ा सा काम ज़रूर कर रहा हूँ, मगर प्राइमा फेसी अजय मुझे क्या अच्छा लगता है इस इशू में, इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है अजय 1.1 टाइम है, एम्बेडेड वैल्यू 1.1 है। टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट वो बहुत महंगी नहीं है। तो एलआईसी का इशू जो आ रहा है कोई क्रेजी वैल्यूएशन पे नहीं आ रहा है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ रहा है। एक सोच के मुझे लगता है सरकार ने इसको प्राइस करा है, एक अच्छा ब्रांड है। थोड़ा नियर टर्म में लिक्विडिटी क्रंच होगा, मगर मुझे इतना बड़ा क्रंच नहीं लगता है। जस्ट बिकॉज अ लार्ज इशू इज कमिंग, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच होगा। बिकॉज मेरा मानना है एलआईसी जैसी कंपनी जब शेयर बाजार में आती है तो नए इन्वेस्टर्स आते हैं। हम इस पर और चर्चा करेंगे अजय, बिकॉज एलआईसी रोज हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हम इसके डिफरेंट एंगल्स एनालाइज करेंगे, ग्लोबली क्या होता है, डोमेस्टिकली क्या होता है, एलआईसी का इशू के बाद क्या ये निफ्टी में आएगा, क्या सेंसेक्स में आएगा, चर्चा को जारी करेंगे। मगर प्राइमा फेसी मेरा मानना है जो इशू है एक अच्छा इशू है, टाइम अच्छे से करा गया है और वैल्यूएशन बहुत महंगी नहीं है। बिल्कुल, इनफैक्ट एक ग्लोबल कंपैरिजन भी हम देख रहे थे, अभी हम आपके लिए वो प्लेट लेके आएंगे कि जो ग्लोबल बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन के ऊपर अगर देखा जाए जो ऑफरिंग ये हो रही है तो ये ऑन द लोअर साइड है। तो ये भी एक इसकी अपील को और इम्प्रूव कर देता है। थैंक्स वेरी मच निकुंज। चलिए